नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि आज तक न्यूज़ चैनल के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में गए थे और वहाँ पर जब उनका इंटरव्यू वगैरह लिया गया तो मतलब इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, वहाँ मंच पर उनको बुलाया गया था और उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे। तो उनके बातों को सुनकर बड़ा अजीब लग रहा था कि भारत में मुख्य न्यायाधीश कुछ इस तरह के विचार रखते हैं। बड़े अफसोस की बात है। एक्चुअली हुआ ये कि उनसे जब ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जो जजेस होते हैं वो साल में सिर्फ आधे दिन ही काम करते हैं। मतलब कि साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मुश्किल से 160 या 170 दिन काम करते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो उन्होंने इसका तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे कि एक भ्रष्ट नेता होता है उसी तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी बचाव करते हुए दुनिया भर के सुप्रीम कोर्ट के काम गिनाने शुरू कर दिए। मतलब कि किसी और की गलती गिनाकर या किसी और के काम को गिनाकर खुद की गलती पर पर्दा डालना। उन्होंने बताया कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 90 दिन काम होता है और हम तो 160 170 दिन काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये तर्क कहाँ से ठीक लगता है मुझे समझ नहीं आता। एक्चुअली ये जो तुलना थी ये तुलना ही बड़ी मूर्खतापूर्ण थी और एक जज होकर कोई ऐसी तुलना करे तो बड़ी अफसोस होता है। दोस्तों, भारत में वर्तमान समय में 5 करोड़ मामले हमारी अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। शुद्ध हिंदी में कहूँ तो 5 करोड़ मामले हमारी अदालतों में लंबित हैं, ठीक है, जिन पर सुनवाई होना बाकी है। इसकी संख्या है 5 करोड़। वहीं जो अमेरिका है वहाँ पर जो वहाँ का जो जुडिशल सिस्टम है वहाँ पर मात्र 39,000 मामले पेंडिंग है। जरा अंतर समझिए, 5 करोड़ और 39,000, बहुत बड़ा अंतर है। मतलब अमेरिका में 1 लाख मामले भी पेंडिंग नहीं है, 50,000 मामले भी पेंडिंग नहीं है, लेकिन भारत में 5 करोड़ मामले पेंडिंग पड़े हैं। यह आज की सिचुएशन है। आज से 10 साल बाद ये आंकड़ा डबल हो जाएगा इंडिया में। तो ये किस तरह की तुलना है सुप्रीम कोर्ट की भारत की और अमेरिका की। दूसरी बात, 5 करोड़ मामले जो भारत में पेंडिंग है इनको ख़त्म करने में कम से कम 500 साल लगेंगे। ये हम नहीं कह रही है, कानून मंत्रालय की रिपोर्ट बता रही है। तो अब आप देखिए कि क्या इंडियन जुडिशरी की तुलना अमेरिका से की जा सकती है? और इसका सबसे बड़ा कारण जज और संसद दोनों हैं। इन दोनों की जुगलबंदी चलती है, दोनों की आपस में बनती नहीं है, झेलना आम आदमी को पड़ता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आप जरा देखिए कि भारत का सिस्टम जो जुडिशल सिस्टम कितना सड़ा हुआ है और जज जो हैं वो मोटी सैलरी लेकर और हर तरह की सुख सुविधाएं लेकर कितना एंजॉय करते हैं लाइफ को। उनको लोगों को न्याय से कोई मतलब ही नहीं होता। अगर इंडिया में कोई ऐसा मैटर आता है जिसमें किराएदारी का विवाद है, एक व्यक्ति जो किराए के घर में रह रहा है उसका उसके मकान मालिक से विवाद चल रहा है। अब मकान मालिक ये चाहता है कि मैं मेरा घर खाली करवा दूं, तो मकान मालिक को कोर्ट में केस लगाना पड़ेगा। और दोस्तों, वो केस कम से कम 20 साल 25 साल 50 साल या फिर हो सकता है कि मकान मालिक की पूरी उम्र निकल जाए, वो केस चलता रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका में क्या होता है, कनाडा में क्या होता है, यूरोप में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों में क्या होता है। तो दोस्तों, इन देशों का नियम बहुत अलग है। इन देशों में किराएदार मकान मालिक का विवाद उसी दिन खत्म होता है जिस दिन केस फाइल होता है। मतलब कि एक दिन में ये मामला खत्म हो जाता है। अगर मैं मकान मालिक हूँ, मैंने किराएदार के खिलाफ आज केस फाइल किया है तो आज ही जजमेंट होगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, मैंने आज केस फाइल किया है तो 50 साल भी लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि किराएदार ही मकान मालिक बन जाए। यूएस में, कनाडा में ये रूल है कि जब भी कोई किराएदार के खिलाफ कोई मकान मालिक कोई केस फाइल करता है तो वहाँ पर कोई फालतू की बातें नहीं होती, कोई भी फालतू की वहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं होती कि उसने पिटीशन लगाई है तो अपोजिशन का वकील उसका जवाब देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये टाइम बर्बाद करने की चीज़ें हैं।
वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है, उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को पढ़ा जाता है। और अगर उस एग्रीमेंट में शर्तें लिखी हुई हैं कि मकान मालिक जब चाहे तब खाली करवा सकता है या फिर 1 महीने के भीतर खाली करवा सकता है, तो सीधी सी बात है, वो तो हर मकान मालिक शर्त लिखता ही है। तो उन शर्तों को पढ़कर इमीडिएटली कोर्ट ऑर्डर कर देती है किराएदार को कि तुम घर खाली कर दो, और फिर किराएदार को घर खाली करना पड़ता है। अगर किराएदार घर खाली नहीं करता तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, पुलिस जाती है, उसका पूरा सामान बाहर फेंक देती है। तो कुल मिलाकर ये नियम है। अमेरिका में एक दिन में ये केस ख़त्म होते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है। तो इंडिया में यही केस, मकान मालिक और किराएदार के लाखों केस चल रहे हैं और शताब्दियां बीत चुकी हैं, आज तक घर खाली नहीं करवा पाए हैं। अब आप मुझे बताइए कि वहाँ का जुडिशियल सिस्टम और यहाँ का जुडिशियल सिस्टम, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है या नहीं है। वहाँ का जुडिशियल सिस्टम कॉमन सेंस पर आधारित है और यहाँ का जुडिशियल सिस्टम शायद इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आम आदमी को इंसाफ मिले ही नहीं। अगर कोई किराएदार मकान मालिक के घर में कब्जा कर लेता है तो मकान मालिक की डेथ तक हो जाती है, उसके बच्चे केस लड़ते हैं। और ये इस तरह के मैटर आपने भी काफ़ी सुने होंगे। तो ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करी है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम और बाहर के जुडिशियल सिस्टम में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है ये बड़ा सड़ चुका है। यहाँ पर हायर जुडिशरी में जो जजेस होते हैं ये खुद के भाई भतीजे, औलाद, बेटा, दामाद, बेटी, इन सबको अपॉइंट करते हैं। इसको कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम असंवैधानिक है। संविधान में कहीं पर भी कॉलेजियम की बात नहीं की गई है। हमारे यहाँ जो हायर जुडिशरी है, मतलब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर 99% लोग जो जज की कुर्सी पर बैठे हैं ये वो लोग हैं जिनके बाप दादा भी जज रहे हैं, जिनके परदादा भी जज रहे हैं। कुल मिलाकर इन लोगों ने पूरे सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है और एक ये विचित्र विचारधारा वाले लोग हैं। यही कारण है कि इन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत बना के रखे हैं कि पूरी जुडिशरी उन्हीं सिद्धांतों पर काम कर रही है और यही कारण है कि हमको न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। जैसे कि ये जो जुडिशरी है ये इसके कई उटपटांग विचारधारा हैं, कई प्रिंसिपल्स हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। मगर जब तक इस तरह के परिवारों का कब्जा है तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। उदाहरण के लिए चंद्रचूड़ जो अभी जज बन के बैठे हैं, इनके पिताजी भी जज थे और इनके पिताजी तो का अगर आप सर्च करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 5 या 6 साल तक इनके फादर चीफ जस्टिस थे। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे जुडिशरी में आने की तो आपको हैरानी होगी कि व्यक्ति बिना एग्ज़ाम, बिना इंटरव्यू, बिना स्ट्रगल के इतने बड़े पद पर पहुंच चुका है। मतलब हम कहते हैं कि नेता लोग कोई पढ़ाई नहीं करते और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उससे गई बीती हालत तो जुडिशरी की है, जो बहुत सेंसिटिव जगह होती है, जहाँ पर न्याय करना होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ की हिस्ट्री अगर आप पढ़ो तो आपको हैरानी हो जाए कि इतना सड़ा हुआ सिस्टम हमारे देश का है, इसको क्यों नहीं हटा दिया जाता। ये जनाब जस्टिस चंद्रचूड़ ये जुडिशरी में आए उस समय इनके फादर चीफ जस्टिस बन चुके थे। 26-27 साल की उम्र तक तो इनकी पढ़ाई चलती रही। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से LLM किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB किया। उसके बाद ये सीधे मुंबई में प्रैक्टिस करने लगे। मात्र 38 साल की उम्र में चंद्रचूड़ को सीनियर एडवोकेट का खिताब दे दिया गया। दोस्तों, सीनियर एडवोकेट एक तरीके का डेजिग्नेशन होता है जो कि किसी वकील को 45 या 50 की उम्र क्रॉस करने के बाद ही मिलता है, लेकिन चंद्रचूड़ को मात्र 38 साल की उम्र में सीनियर एडवोकेट का खिताब दे दिया गया। ये किस हिसाब से दिया गया समझ में नहीं आया। जबकि ये उपाधि अधिकतर उन वकीलों को मिलती है जो बहुत अच्छे वकील होते हैं, बहुत नामी वकील होते हैं, और एक नामी वकील कभी जज नहीं बनता दोस्तों। लेकिन यहाँ तो 38 साल की उम्र में जनाब को सीनियर एडवोकेट बना दिया जाता है। 40 साल की उम्र में इनको महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट में जज बना दिया जाता है, मात्र 40 साल की उम्र में। ये इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे हो गया इनका। यहाँ तो 50 साल हो चुके हैं लेकिन जज की पोस्ट नहीं मिल रही है। 40 साल की उम्र में इनको हाई कोर्ट का जज इसलिए बना दिया जाता है ताकि जब ये 60 की उम्र तक पहुँचे तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हो, ताकि नाम हो हमारी फैमिली का। तो ये 40 साल की उम्र में मुंबई हाई कोर्ट में जज बन जाते हैं। कुछ साल मुंबई हाई कोर्ट में जज रहने के बाद इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाता है और कुछ ही सालों में इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाता है।
और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। मतलब कि बिना एग्ज़ाम, बिना इंटरव्यू दिए, बिना कोई स्ट्रगल किए लगभग 20 से 22 साल इन्होंने हायर जुडिशरी में बिता दिया। फर्स्ट क्लास लाइफ चल रही है इनकी। ये सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम है दोस्तों, ये बंद होना चाहिए, ये असंवैधानिक है। अमेरिका में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जज ही जज को अपॉइंट कर रहे हैं। कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, फ़ोन लगा दिया, भैया देख लेना मेरा बेटा है उसको जज बना दो, रिकमेंडेशन गया और जो जज बन गया। ये सिस्टम गलत है। कॉलेजियम सिस्टम की कहीं पर भी कोई बात भारत का संविधान नहीं करता है। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है तो बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजों का एक ग्रुप होता है, इसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। ये 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं ये तय करते हैं कि उस हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा, इस सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा। जितने भी लोग जज बनकर बैठे हुए हैं, अगर थोड़ा उनका सिस्टम खंगाले आप तो आपको समझ में आएगा कि इन सब के बाप दादा परदादा सब कोई जज थे। मतलब कि कब्जा किया हुआ इन लोगों ने जुडिशरी में। और यही कारण है कि एक नई आइडियोलॉजी जुडिशरी में एंट्री नहीं कर पा रही है। अभी जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस हैं, अब ये अपने बेटे को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। अब ये चाहते कि इनका बेटा भी सुप्रीम कोर्ट जज बने, इसलिए ये पहले उसको हाई कोर्ट जज बनाएंगे। जरा देखिए किस तरह के काम चल रहे हैं जुडिशरी में। तो ये इस तरह का सिस्टम है, इसीलिए आप लोगों को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि एक पूरी लॉबी सुप्रीम कोर्ट को कब्जे में लेके बैठी हुई है। ये कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए। इसका इसका सॉल्यूशन यही है कि जिस तरीके से आईएएस वगैरह का एग्ज़ाम होता है उस तरीके से यहाँ पर भी एग्ज़ाम हो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम हो, और ऐसे लोग उस एग्ज़ाम में अपीयर हों जिनको लंबे समय तक वकालत का अनुभव है। और ये लोग जब एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, क्वालिफाई होंगे, उसके बाद ये लोग कोई भी हों, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, महिला हो, पुरुष हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन, उससे मतलब नहीं, अगर ये उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो बेशक इनको जज बनाया जाए। जब ये प्रोसेस लागू होगी तब जरूर जुडिशियल सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अदरवाइज क्या हो रहा है कि अभी जितने भी जज हैं ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। चाहे वो कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बैठा हो, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठा हो, चाहे वो साउथ में बैठा हो, ये सब आपस में दोस्त यार हैं। यही कारण है कि ये कुछ गलत फैसला देते हैं और आप इनके खिलाफ कुछ करते हैं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, उल्टा आपको ये सब मिलकर फंसा देंगे। भारत की जुडिशरी में अधिकतर जज ईमानदार हैं या भ्रष्ट हैं, ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो ये जो सिस्टम है जुडिशरी का, ये चेंज होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ लाइफ में किया नहीं, उनके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, और जब उनको सुनते हैं तो समझ में आता है कि उन्हें कोई नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। ये हार्वर्ड से पढ़ के आए। हार्वर्ड अमेरिका की यूनिवर्सिटी, उसका भारत से क्या कनेक्शन। जस्टिस चंद्रचूड़ को कई बार आप सुनेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होती है कि व्यक्ति कुछ भी बोलता रहता है। अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक कहानी सुना दी थी कि पहले भारत में महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था। अरे भाई, ऐसा कभी भारत में था ही नहीं। ये फर्जी कहानी चंद्रचूड़ साहब कहाँ से पढ़ के आए भगवान जाने। तो इस जब कोई जज की कुर्सी पर बैठ रहा है तो एटलीस्ट उसको अपने देश की सिविलाइजेशन का तो नॉलेज होना चाहिए, कि उसको उसका ज्ञान भी नहीं है। उन्हें जितने भी चीफ जस्टिस है या जितने भी हायर जुडिशरी में जज है, इनको सब समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। ये लोग इस तरीके से रिएक्शन देते हैं जैसे ये मंगल ग्रह से आए हों, इन्हें भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज से 70-75 साल पहले अंग्रेज जज बैठा करते थे भारत में, तो उन्हें हर चीज़ समझानी पड़ती थी, इसलिए क्योंकि वो अंग्रेज थे, वो भारत के निवासी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है पिछले 70 सालों से कि हमारे ही देश का व्यक्ति जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके बावजूद उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। वो ऐसे रिएक्शन देता है जैसे वो तो मंगल ग्रह से आया है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो आपके जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और भ्रष्टाचार भयानक तरीके से भरा हुआ है, मगर कोई इसके खिलाफ कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि जो कोई भी बोलता है उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के उसको अंदर कर दिया जाता है। तो हम कम से कम वो मुद्दे तो उठा सकते हैं जुडिशरी के खिलाफ जो लीगल है, मतलब हम इसकी मांग कर सकते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए, ये सही सिस्टम नहीं है। तो उम्मीद है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। आप लोग जो कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो
जैसे भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, आपसी बातचीत से कर सकते हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करें। ये सिस्टम सही नहीं है दोस्तों, ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम बंद होना चाहिए, ये सिस्टम न्याय नहीं दे सकता। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि जुडिशरी ने किसी भी मैटर में कभी न्याय किया है, ऐसा आज तक फील हुआ नहीं है। ठीक, अब जज जो है वो खुद को ही सर्टिफिकेट देते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम न्याय करते हैं, फलाना ढिमका, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस तरह की बातों का एक वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यथार्थ में जब हम जाते हैं तो इस तरह की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। ये तो जजेस हैं जिन्होंने तानाशाही करके रखी हुई है, खुद कोई सर्टिफिकेट बांटते हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, इनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है, ये किसी तरह के भी जजमेंट पास कर देते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, ये बंद होना चाहिए। पूरा बहुत बड़े जुडिशल रिफॉर्म की आवश्यकता है दोस्तों। और ये लोग जज की कुर्सी पर बैठते हैं तो इतनी सैलरी, मोटी सैलरी लेते हैं और इतनी सुख सुविधाएं लेते हैं, इनमें खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये न्याय देने आए हैं या भारत की संपत्ति पर भोग विलास करने आए हैं? जरा विचार कीजिएगा हमारी इस बात पर। और जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करिए, सिस्टम गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है।